ऊपर फंगल डिजीज दे रखा है, लेकिन एक्चुअली में ये सारी की सारी है वायरल डिजीजेस। जैसे मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ उसकी हम बात करेंगे, पता नहीं प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या है, लेकिन है सारी की सारी ये वायरल डिजीजेस ही। जैसे एक सेकंड रुको जरा। ये सारी की सारी जो है यहाँ इधर से जो हम पढ़ रहे थे ना, ये एक्चुअली में सारी की सारी वायरल डिजीजेज हैं। आवाज आ रही है बच्चों आपको? ये प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, मुझे लगा एक दो में होगी, लेकिन ये तो सारी की सारी है। जैसे हमने एम मोनोडोन टाइप बैक्लोरो वायरस था, येलो हेड जो है ना डिजीज है, तो ये भी वायरस ही है कि आपकी होती है, इसका काउजेटिव एजेंट जो है व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम डिजीज जो है आपकी, जिसको आप व्हाइट स्पॉट डिजीज के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी आपकी एक तरीके से वायरल डिजीजेज है ये। मोनोमोडोन बैक्लोरोवायरस ये भी वायरल डिजीजेज है। और इसका जो पहला जो इंसिडेंस रिपोर्ट किया गया था इन्फेक्शन का, वो कोस्टल इंडिया में 1994 में इंसिडेंस किया था। फिर आपकी लूस डिजीज है, ये भी क्या है कि आपकी वायरल डिजीजेज है। नेक्स्ट आपकी ब्राउन नोडा वायरस डिजीज है, ये भी आपकी वायरल डिजीज है। एंड देन लास्ट इज आपका फाउलिंग डिजीज। ठीक है, तो ये कॉमन मैनिफेस्टेशन है पैरासिटिक इन्फेक्शन का प्राउंस में। ठीक है, नेक्स्ट ट्रीटमेंट मेजर फॉर वायरल डिजीज ऑफ प्राउन। ठीक है, कि आपका जो ट्रीटमेंट मेजर है वायरल डिजीज के प्राउन का, उसकी क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहला है आपका केमिकल्स की, अगर आपके प्राउंस को वायरल डिजीज हो गई तो उसकी ट्रीटमेंट मेजर्स की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करेंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं पहले बता रहा था कि आपकी जो एंटीबायोटिक्स होती है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बैक्टीरिया पे क्या है कि आपकी काम करती है। अब हम बात करेंगे वायरस की, तो वायरस पे क्या है कि आप कैसे काम करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम केमिकल ट्रीटमेंट की क्या है कि जो है ना मतलब बात करेंगे। ठीक है, तो वायरल डिजीज का ट्रीटमेंट जनरली क्या है कि आपका डिफिकल्ट होता है ट्रीट करने के लिए। जैसे क्या है कि वायरस क्या है कि नॉर्मली क्या है कि होस्ट सेल का क्या है कि इस्तेमाल करते हैं मेटाबॉलिज्म के लिए, ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। वायर वायरस क्या करते हैं, जैसे मैं बताऊं, जैसे अगर आपका बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया क्या है कि आपका जो है ना आपकी बॉडी के बाहर भी क्या है कि आपका सरवाइव करता रहेगा, लेकिन वायरस को जब तक होस्ट सेल नहीं मिलती वायरस कुछ नहीं रहता। तो जैसे क्या है कि कोरोना था, कोरोना का वायरस क्या है कि अगर आपने देखा होगा ना, चलो कोरोना का वायरस तो बहुत देर तक सरवाइव हो रहा था। कुछ वायरस ऐसे होते हैं कि जब उनको कोई होस्ट नहीं मिलता तो ऑटोमेटिकली क्या है कि आपके किल होते हैं। ठीक है, तो वायरसेस क्या करते हैं नॉर्मली होस्ट सेल समझ रहे हो ना, जिसको वो अफेक्ट कर रहे हैं, उसी को क्या है कि जो है ना मतलब यूज करते हैं मेटाबॉलिज्म के लिए, ग्रोथ के लिए एंड रिप्रोडक्शन के लिए। तो आपके हेंस एनी केमिकल ड्रग सेलेक्टेड फॉर किलिंग द वायरस एडवर्सली अफेक्ट द होस्ट सेल। ठीक है, तो आपका कोई भी केमिकल या फिर जो ड्रग आपका जो है ना सिलेक्टेड होता है वायरस को किल करने के लिए, वो क्या है कि आपकी जो होस्ट सेल है उसको एडवर्सली क्या है कि आपका अफेक्ट करता है। ठीक है, जैसे क्या है कि सपोज आपकी कोई सेल है, उसको क्या है कि आपका वायरस जो है ना यूज कर रहा है मेटाबॉलिज्म के लिए, ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, मतलब वो वायरस किसी वायरल डिजीज से अफेक्टेड है। अगर आपने उसको ट्रीट करा किसी भी चीज से, किसी भी ड्रग से, किसी भी केमिकल से, तो वो वायरस को तो किल करेगा ही, और साथ साथ क्या है कि जो आपकी जो होस्ट सेल है जिसपे आपका वायरस ने कब्जा कर रखा था, उसको भी क्या है कि आपका अफेक्ट करेगा। कुछ क्या है कि आपके एंटी वायरल ड्रग्स हैं जो क्या है कि आपके इफेक्टिव होते हैं कई सारी वायरल डिजीजेस में एनिमल्स की। जैसे क्या है कि आपका इन विट्रो एंड आपका इन लेबोरेटरी एनिमल्स है, बट देयर यूज इज रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू सेल टॉक्सिसिटी। लेकिन उनका जो यूज है आपका, वो सेल टॉक्सिसिटी की वजह से क्या है कि आपका रेस्ट्रिक्टेड क्या है कि आपका होता है। नेक्स्ट फिजिकल फैक्टर्स की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करेंगे। तो कुछ फिजिकल फैक्टर्स क्या है कि आपके इफेक्टिव होते हैं कंटेनिंग
वायरल एपिजोटिक्स सच एस, तो सबसे पहले क्या है कि कुछ फिजिकल फैक्टर क्या है कि आपके इफेक्टिव होते हैं जो वायरल एपिजोटिक को क्या है कि आपका कंटेन करते हैं। जैसे क्या है आपके क्या है कि जो वायरस होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं एनहेंस पीएच, इरिटेशन, सनलाइट एंड डेसिकेशन। मींस क्या है कि जैसे क्या है कि आपका पीएच को एनहेंस कर दिया तो वायरस क्या है कि आपके इनएक्टिव हो जाएंगे, या फिर क्या है कि आपने इरिटेशन कर दिया, इरिटेशन मींस क्या है कि कोई आपका जो रेडिएशन वाला मटेरियल था उससे क्या है कि उसको किल कर दिया, आपने उसको सनलाइट में रख दिया। डेसिकेशन मींस क्या है कि आपका जो वाटर है वो बिल्कुल क्या है कि कंप्लीटली क्या है कि आपका एब्सेंट हो गया। तो ये क्या है कि आपके सेंसिटिव भी होते हैं कि आपके जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है लाइक क्लोरीन, आयोडीन और आपके जो अदर प्रोडक्ट हैं उससे भी क्या है कि आपका ये किल्ड हो जाते हैं। जैसे क्लोरीन और आयोडीन का डिसइंफेक्टेंट की तरह क्या है कि आपका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। और क्या है कि आपका ये जो है ना फ्री सी वाटर में क्या है कि फॉर ए नंबर ऑफ डेज, मतलब कई दिनों तक क्या है कि फ्री सी वाटर में क्या है कि ये ज्यादा दिनों तक क्या है कि आपके सरवाइव नहीं करते हैं वायरस। ठीक है, तो इसका क्या है कि सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो अब हम क्या है कि जो डिजीज प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज जो आपकी करंटली इंडिया में फॉलो आउट की जाती है उन डिजीज प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज की क्या है कि जो है ना मतलब बात करेंगे। तो आपके जो मेजोरिटी प्राउन वायरसेस हैं वो क्या है कि इनएक्टिव और डाई हो जाते हैं 4 से 5 दिनों के अंदर, अगर क्या है कि वो वाटर में ऐसी फ्री रहे। मीन्स क्या है कि जैसे कोई वायरस है और वो वाटर में फ्रीली ऐसी ही रह रहा है तो 4 से 5 दिनों के अंदर वो क्या है कि आपका मर जाएगा। ठीक है। तो एज सच एवरी फार्म, तो हर एक फार्म आर्वर को क्या है कि आपका जो है ना मतलब एडवाइस किया जाता है कि टू हैव वन रिजर्व पॉन्ड एंड इनलेट वाटर शुड बी केप्ट 4 से 5 दिन पीरियड टू यूज। कि आपका हर एक फार्म एडवाइजर को क्या है कि अब जो फार्म का मैनेजर होता है या फिर जो फार्म ओनर होता है उसको एडवाइस किया जाता है कि जब आप जो है ना किसी वाटर का यूज करो तो उसको 4 से 5 दिन तक ऐसे ही रखो, देन उसको यूज करो। तो 4 से 5 दिन यूज उसको इसलिए नहीं करना है, उसको ऐसे कैप्ट करके रखना है कि सपोज कोई इसमें वायरस हो तो वो क्या है कि ऑटोमेटिकली किल हो जाए। ठीक है। और जो वाटर है रिजर्वोयर के अंदर जहाँ पे आपने उसको इकट्ठा करा है वो क्या है कि उसको सेडिमेंट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सेडिमेंटेड का मतलब क्या है कि जो उसमें सेडिमेंट प्रेजेंट है उसकी सेटलिंग हो जाए, बॉटम में सेडि जो है ना इकट्ठा हो जाए, उसको डिसइंफेक्ट करना भी जरूरी है। और क्या है कि उसको इरिएट करना भी जरूरी है और प्रॉपर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन उसमें क्या है कि आपकी डेवलप हो जाए कल्चर से पहले। तो आपका जो डिसइंफेक्शन है वो नॉर्मली कैसे डन किया जाता है, तो उसमें क्लोरीन आपका जो है ना अप्लाइड किया जाता है एट द रेट 30 mg/L, जो आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। ठीक है। इसके अलावा आपकी जो वाइल्ड प्राउन है, क्रैब्स है या फिर जो अदर फिशेज है कल्चर में वो भी क्या है कि आपको प्रिवेंट करनी है। क्योंकि आपके जो वाइल्ड प्राउन, क्रैब, अदर फिशेज है, वाइल्ड एनिमल्स है, अगर वो आपके फार्म में आ जाती हैं तो हो सकता है वो कोई जो है ना डिजीज वगैरह क्या है कि अपने साथ लिया जाए। कल्चर के बाद पॉन्ड को कम्प्लीटली क्या है कि आपका ड्राई कर देना है, तो जो आपकी बॉटम सोयल है उसकी लेयर क्या है कि आपकी रिमूव हो जाए और उसको क्या है कि आपका डिसइंफेक्ट करें, तो आपका जो कैरियर्स और जो माइक्रोब्स हैं वो क्या है कि आप पे किल हो जाए। ठीक है। तो आप फ्रेश फूड का जो है ना मतलब अवॉइड कीजिएगा, ट्रैश फिश, क्रैब एंड अदर क्रस्टेशियंस। ठीक है। तो वो पोटेंशियल कैरियर का क्या है कि आपका काम करती है जो कल्चर पॉन्ड में क्या है कि आपकी यूज होती है। ठीक है। तो और क्या है कि आप जो हेल्दी पोस्ट लार्वा का केयरफुली सिलेक्शन कीजिएगा जब आप स्टॉकिंग कर रहे हो, तो आप जो लार्वा स्टॉक कर रहे हो वो हेल्दी क्या है कि आपका होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि आपकी अगर वायरल डिजीज होंगी वो क्या है कि आपकी ब्रूड स्टॉक से पोस्ट लार्वा में ट्रांसफर्ड होती है। वायरल डिजीजेस क्या होती हैं, जैसे कोई डिजीज होती है ना किसी की मदर को हो वो उसके बेबी में आ जाती है। ठीक है। तो ऐसी क्या है कि आपकी जो वायरल डिजीजेज है वो मदर से बेबी में ट्रांसमिट क्या है कि आपकी होती है, और इस ट्रांसमिशन को आप वर्टिकल ट्रांसमिशन के नाम से क्या है कि जो है ना जानते हो, वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। आपको अवॉइड ओवर स्टॉकिंग को क्या है कि आपको अवॉइड करना है। ठीक है। तो आपके जो प्राउंस होते हैं वो बैक्टीरियल रेजिस्टेंस ज्यादा होते हैं किसके कंपैरिजन में, वायरल इन्फेक्शन के कंपैरिजन में। ठीक है। और वो एक्सटेंसिव या फिर जो आपके मॉडिफाइड एक्सटेंसिव सिस्टम है कल्चर के, वहाँ पे क्या है कि आपकी कल्चर की जाती है और एक अच्छी हेल्थ और मेंटेन गुड एंड स्टेबल वाटर क्वालिटी ड्यूरिंग कल्चर। ठीक है। तो एक अच्छी और स्टेबल वाटर क्वालिटी जो है ना कल्चर के दौरान क्या है कि वो बनाते हैं। ठीक है। तो फीड इनटेक बाय प्राउन शुड बी मॉनिटर्ड रेगुलरली एंड एनी ड्रॉप इन फीड कंजप्शन शुड बी रिगार्डेड एज एन अलार्म फॉर हेल्थ प्रॉब्लम। मतलब क्या है कि जो फीड इनटेक है प्राउन का उसको जो है ना आपको क्लियर रेगुलरली क्या है कि आपको मॉनिटर करना, और कोई भी ड्रॉप क्या है कि आपके फीड कंजप्शन में हो तो उसको जो है ना मतलब क्या है कि आपको क्या करना है कि आपका जो फीड इनटेक है आपके प्राउन का उसको क्लियरली रेगुलरली क्या है कि आपको मेंटेन करना है।
अगर क्या है कि वो थोड़ा बहुत खाना कम खा रहा है, तो वो एक तरीके से हेल्थ प्रॉब्लम का क्या है कि आपका अलार्म होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप 3 रोटी खाते थे, अब जो है ना 3 रोटी खाते थे, आपकी मम्मी देख रही है आप आधी रोटी खा रहे हो, 1 रोटी खा रहे हो, तो मतलब एक तरीके से कहीं ना कहीं परेशानी है, कुछ ना कुछ दिक्कत चल रही है, तभी क्या है कि खाना अवॉइड कर रहा हो। या तो फिर बाहर खा के आ रहे हो, तो मछली प्राउन तो कहीं बाहर खा के नहीं आता ना, तो वो तो भाई उसको तो वहीं पे अवेलेबल होता है। तो ऐसे है ना, मतलब जैसे सपोज कोई बच्चा है, वो घर से बाहर नहीं निकलता, पहले वो 3 रोटी दिन में खाता था, अब 1 1.5 रोटी खा रहा है, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है उसके साथ। तो इसी तरीके से प्राउन क्या है कि आपका फीड जो पहले ले रहा था, अगर वो उसको जो है ना नहीं ले रहा, तो एक तरीके से हेल्थ प्रॉब्लम का क्या है कि आपका अलार्म क्या है कि इसको माना जाता है। आवाज आ रही है ना बच्चों, आप सभी लोगों को मेरी? यस सर। हाँ। अब फिश इंट्रोडक्शन, क्वारंटीन एंड हेल्थ सर्टिफिकेशन की क्या है कि जो है ना मतलब बात करेंगे। तो जैसे जब कोरोना आया था आपकी कंट्री में, तो कोरोना यहाँ से थोड़ी आया था, वो तो भाई चाइना से जो है ना भाई लोगों ने क्या है कि उसको जो है ना डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में क्या है कि ट्रांसफर कर दिया था। ठीक है। तो ऐसी जब व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस जो थी, वो आपकी कंट्री की बीमारी थोड़ी थी, ये तो कहीं से आई थी। ठीक है। अब आई थी तो नुकसान पहुंचा दिया कोरोना की तरह ना। तो इसी तरीके से क्या है कि जो है ना मतलब जैसे कोई बाहर का व्यक्ति अगर आपके जो है ना मतलब इलाके में आता है, तो उससे सतर्क रहने की क्या है कि आपकी जरूरत है। जैसे कोरोना में क्वारंटीन करते थे ना, क्वारंटीन में क्या होता था कि भाई उसको अलग थलग रखना है 15 दिनों तक, और उसके सिम्टम्स देखने हैं, अगर सिम्टम्स है तो उसका जो है ना टेस्ट कराना है, एंड देन उसका ट्रीटमेंट करना है। जब वो बिल्कुल सही हो जाए, उसको जो है ना उसके फैमिली के पास छोड़ देते थे। लेकिन कोरोना इसी वजह से तो फैला था कि क्वारंटीन का प्रोसीजर क्या है कि अपनाया नहीं गया। ठीक है। बहुत सारे लोगों ने अपनाया नहीं, और वो भाई पार्टी वगैरह में घूमे। तो इसी तरीके से क्या है कि जैसे कोई आप एक्सोटिक फिश है, वो आपकी कंट्री की नेटिव स्पीसीज नहीं है, वो कहीं से बाहर से आप जो है ना इंट्रोड्यूस करा रहे हो, तो उसका जो है ना आजकल बहुत बड़ी चीजें हो गई है। पहले तो इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन क्या है कि सपोज आपकी कोई बीमारी आ गई, और वो बीमारी आपके फार्म को खत्म कर गई, फार्म जो है ना रिवर से कनेक्टेड था, वो रिवर से दूसरा फार्म कनेक्टेड था, तो पूरा का पूरा जो है ना फिशरीज को नुकसान पहुंचा दिया। मेनली ऐसा कोस्टल एरियाज में जो श्रिम्प वगैरह होते हैं, और वहां पे बहुत ज्यादा क्या है कि हैजार्डस सिचुएशंस क्या है कि आपकी क्रिएट हो जाती है। ठीक है। तो बहुत सारी आपकी ऑर्नामेंटल और टेबल फिशेस जो आपकी एक्सोटिक है, मतलब दूसरी कंट्री को बिलोंग करती हैं, तो वो आपकी इन्वेसिव है। और क्या है कि आपकी जो बायोलॉजिकल इंटीग्रिटी है, नेटिव मतलब यहाँ की जो स्पीसीज है, जो रिवर्स में, वेटलैंड्स में, आपके रिजर्वोयर्स में रह रही है, उनके लिए खतरा होती है। जैसे मैंने एक बार एक इंसिडेंस बताया था कि एक रिवर में क्या है कि हम कहीं पे जा रहे थे, और अपने टीचर के साथ जो है ना हम जो है ना जो चाइनीज मेजर कार्ब्स हैं, ठीक है, चाइनीज मेजर कार्ब्स का जो है ना सीड लेके जा रहे थे। अब वो जो सीड है उसकी थैलियां जो है ना भाई फट गई, जो पॉलीथीन पैक्ड होता था वो हमसे फट गई। तो मतलब हल्का हल्का पानी उसमें से निकलने लगा। तो हमने कहा कि क्यों ना, रिवर है, इस रिवर में क्या है कि सीड डाल देते थे, एक तरीके से रैंचिंग का प्रोग्राम हो जाएगा, हमने तो ये सोचा ना। लेकिन हमने ये ध्यान नहीं दिया है कि चाइनीज मेजर कार्प्स अगर वो रिवर में आएगी, वो वहाँ की एक्सोटिक है, रिवर के लिए तो एक्सोटिक हो गई है ही, एक्चुअली में चाइनीज मेजर कार्प्स तो एक्सोटिक। तो वहाँ की जो नेटिव स्पीसीज है, जो उसमें महासीर रह रही थी, वहाँ जो साइजोथोरैक्स रह रही थी, वहाँ जो कतला रहू रह रही थी, उनके लिए वो नुकसान का क्या है कि आपका काम करेगी। ठीक है। तो आपकी क्या है कि जो आपकी एक्सोटिक स्पीसीज होती है, वो आपकी जो बायोलॉजिकल इंटीग्रिटी होती है नेटिव फिश स्पीसीज की, जैसे रिवर्स, वेटलैंड, रिजर्वोयर, उनको क्या है कि आपका नुकसान पहुंचाती है। जैसे हमने कोल्ड वाटर में इंसिडेंस पढ़ा था ना, कि जब डल लेक्स में कॉमन कार्प को इंट्रोड्यूस करा दिया था, तो वहां की जो साइजोथेरिक्स स्पीसीज थी, उसको रिप्लेस कर दिया था उसने 10 सालों के अंदर अंदर। 80% डोमिनेंट स्पीसीज क्या है कि आपकी वो बन गई थी। ठीक है। तो क्या है कि आपका जब क्या है कि आपकी कोई फिश क्या है कि नए नेट एनवायरनमेंट में, नए एनवायरनमेंट में आती है, तो वहाँ तो अपने आप को स्प्रेड करती है, साथ साथ क्या है कि आपका नए पैथोजेंस भी क्या है कि आपका लाती है। ठीक है। नए पैथोजेंस कैसे ले आएगी? वैसे तुम ये सोच रहे होंगे ना कि भाई वो पैथोजन लेकर आएगी तो वो तो खुद बीमार होगी, तो बीमार मछली को लाने की कोशिश कौन करेगा? ऐसा नहीं होता पॉसिबल। जैसे मैं बताऊं ना, इसको कोरोना के एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोरोना आपका चमगादड़ से आया था, तो चमगादड़ कोरोना को क्यों नहीं मार पाया? अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, जो कोरोना था उसने चमगादड़ को क्यों नहीं मारा? एक्चुअली में जो चमगादड़ थी, बैट थी, वो उसकी कैरियर थी। तो इसी तरीके से क्या है कि वो उसके अंदर, बैट के अंदर तो एक तरीके का इम्यून सिस्टम डेवलप कर लिया था, तो वो जो आपका पैथोजन था उसके साथ एसोसिएटेड था, लेकिन उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, लेकिन उसकी बॉडी के साथ था। अब
वो क्या है कि उसके लार्वा ब्लड वगैरह में सब आया होगा, और वो कैसे ट्रांसमिट हुआ मुझे नहीं पता, वो आज तक किसी को पता भी नहीं लग पाया। तो वो ह्यूमंस में आ गया उससे, अब वो ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टेक्ट के थ्रू वो क्या है कि आपका जो है ना चालू हो गया। तो इसी तरीके से क्या है कि आपका जो है ना मतलब एक तरीके से क्या है कि जब वो आपका जो है ना मतलब आप फिश लेके आए, तो वो फिश आपके सपोज पाकिस्तान से आई है, फिर बांग्लादेश से आई, तो बांग्लादेश में क्या था कि वो पैथोजन ने उसको अटैक करा, लेकिन फिश वो बीमार नहीं पड़ी, कोई सिम्टम्स जो है ना दिखे नहीं, लेकिन वो उसकी बॉडी में जो है ना वो पैथोजन, और उस फिश ने क्या है कि आपका रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया। अब वो पैथोजन आपकी कंट्री में आ गया फिश के साथ साथ, तो वो एनवायरमेंट में आ गया, और वहां पे दूसरी फिश थी, तो उसको उन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया पैथोजन ने, वहां की नेटिव स्पीसीज थी, क्योंकि उनके अंदर इम्यून सिस्टम अभी डेवलप ही नहीं हुआ। बस डिजास्टर सिचुएशन क्या है कि उसने क्रिएट कर दी। तो मैं ये कहना चाह रहा था आपका कि आपका क्या है कि जब कोई फिश का इंट्रोडक्शन होता है, तो वहां की जो नेटिव स्पीसीज है उसको तो नुकसान पहुंचाता ही है, पहुंचाता है, और अपने आप को जो है ना स्प्रेड कर लेता है, वहां पे अपने आप को डोमिनेंट जो है ना हो जाता है, और नए पैथोजेंस को की भी क्या है कि आपका एक्वाकल्चर इंडस्ट्रीज में क्या है कि आपका लाता है। ठीक है, तो ये क्या है कि आपका जो है ना मतलब है, तो आपका जो डिजीज आउटब्रेक है, ये क्या है कि एक मेजर थ्रेट है एक्वाकल्चर प्रोडक्शन एंड ट्रेड के लिए। ठीक है, तो आपका जो इम्प्लीमेंटेशन है क्वारंटाइन मेजर का, वो क्या है कि एक स्ट्रेटेजीज फ्रेमवर्क क्या है कि आपका प्रोवाइड कराता है, और इंटीग्रेटेड से क्या है कि आपके एसोसिएटेड होती है, आपका जो एक्वेटिक एनिमल्स है उसका क्या है कि लाइफ मूवमेंट क्या है कि आपका होता है, और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या है कि आपका प्रमोट करता है। ठीक है, तो क्या है कि अगर आपको कोई स्पीसीज को लाना है, तो उसका एक पर्टिकुलर क्वारंटाइन प्रोसीजर होता है, उसको क्वारंटाइन टैंक में क्या है कि ऑब्जर्व करके रखते हैं, फाइनली उसकी टेस्टिंग होती है, जब वो क्या है कि आपका पैथोजन से फ्री होता है, देन उसको परमिशन मिलती है आपकी इंट्रोड्यूस कराने के लिए किसी नए एनवायरमेंट में। तो आपके डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम होते हैं, डिजीज रिपोर्टिंग प्रोग्राम होते हैं, जो इन सब चीजों को क्या है कि आपका हैंडल करते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा दो नेशनल प्रिपेयर्डनेस है, जैसे आपका NFGBR है, इसने दो डॉक्यूमेंट्स क्या है कि आपके प्रिपेयर किए हैं। वो दो डॉक्यूमेंट क्या है कि आपका नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर एक्वेटिक एक्सोटिक एंड क्वारंटीन एंड एक्वेटिक एक्सोटिक एंड क्वारंटीन गाइडलाइंस, तो वो चीजें क्या है कि आपकी इसने प्रिपेयर की है। ठीक है, और इसका जो एम होता है वो यही होता है कि आपका जो इंट्रोडक्शन हो एक्सोटिक्स में, एक्वाकल्चर में, वो सेफली इंट्रोडक्शन हो, ये ना हो कि पता लगा आपने इंट्रोडक्शन करा लिया, ये सब चीजों का ध्यान ही नहीं रखा, और वहां इंट्रोडक्शन की वजह से इतना जो है ना क्या है कि फायदा नहीं हुआ प्रोडक्शन में, जितना क्या है कि आपका नुकसान हो गया। तो उन सब चीजों को क्या है कि आपका होता है, और एक आपका हेल्थ सर्टिफिकेशन भी क्या है कि आपका प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपका क्या है कि इंट्रोडक्शन किसी स्पीसीज का दूसरी कंट्री में क्या है कि आपका होता है। पहले ये सब चीजें नहीं होती थी, अब तो OIE भी क्या है कि है, इसके अलावा OI लिस्टेड डिजीज भी क्या है कि आपकी है, तो OI लिस्टेड डिजीज जो है ना मतलब का भी ध्यान रखिएगा। OIE की कोई फुल फॉर्म बता सकता है कि क्या है? इसके नाम पे मत जाइएगा, OIE की आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। हाँ, OIE की फुल फॉर्म बताइएगा क्या हो सकती है? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, इसका ध्यान रखिएगा। OIE एक्चुअली में मेरी भी ध्यान से निकल गई थी, लेकिन इसको याद रखिएगा, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ आपकी OIE की फुल फॉर्म है। ये रुको, गूगल पे मैंने देखा है ना। ठीक है, तो ये एक तरीके से एक्रोनियम है, इसका जो है ना मतलब ध्यान रखना। ठीक है, और OI लिस्टेड जो इसका हेडक्वार्टर है OIE का, वो पेरिस में है, इसका भी ध्यान रखिएगा। और जो OI लिस्टेड फिश डिजीज है उसको भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये भी एक एक बार क्वेश्चन आया है 2017 में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, OI लिस्टेड फिश डिजीज। इसका भी क्या है कि सभी बच्चे याद रखेंगे, OI लिस्टेड। मैंने कहीं पे लिख भी रखी हुई, मेरी याद थी, पता नहीं कहाँ। हम्म, ये रही OI लिस्टेड फिश डिजीज ना, ये मतलब
लिस्टेड फिश डिजीज है। दूसरी इपोजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम है। गायरोडेक्टाइलस है। गायरोडेक्टाइलस स्किन को अफेक्ट करता है, गिल को अफेक्ट करता है आपका? ये गाइरो सर, स्किन। स्किन को। स्किन को, हाँ स्किन को, वेरी गुड, ठीक है। इसके अलावा आपका HPRO इन्फेक्शियस सल्मोन एनीमिया वायरस है। इन्फेक्टियस हेमाटोपोइटिक नेक्रोसिस है। कोई हर्पेस वायरस डिजीज है। रेड सी ब्रिम इरिडोवायरल डिजीज है। सैल्मोनेडो एल्फिनोवायरस है। स्प्रिंग वेरेमिया ऑफ कार्ब है। और वायरल हेमोजोरिक सेप्टिसीमिया है। तो ये आपको जरूर याद होनी चाहिए, ओआई लिस्टेड फिश डिजीज। अरे ये क्या हो गया, इसको गूगल से देख लेना, वैसे तो आप दिखने लग गई होगी। मोलस्क की अगर क्रस्टेशियंस की याद करना चाह रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्रस्टेशियंस की भी याद कर लेना। मोलस्क की मेरे को गारंटी नहीं ले सकता हूँ, लेकिन भाई ये इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है तो इसको भी याद करने का, मोलस्क की और वायरसेस की। लेकिन अगर याद ना हो पाए तो सबसे पहले फिश को प्रेफरेंस देना। मैं दोबारा एक बार दिखा रहा हूँ, आपकी इजोटिक हेमोटोपोइटिक नेक्रोसिस ईयूएस, आपका स्प्रिंग वेरेमिया ऑफ कार्प्स, कोई हर्पेवायरस, आपका वायरल हिमोजोरबिक सेप्टोसीमिया, रेड सी ब्रीम इरिडोवायरल डिजीज, इन्फेक्टियस हिमेटोपोइटिक नेक्रोसिस, इन्फेक्टियस सल्मोन एनीमिया वायरस, गायरोडेक्टाइलस। ठीक है, तो ये जितनी भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजीजेस हैं, इनका ध्यान रखना कि आपकी ओआई लिस्टेड फिश डिजीज है और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, ठीक है, जिन्होंने कर रखा है। देन उसके बाद आपकी क्रस्टेशियंस की भी है, तो टोरा सिंड्रोम, व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस, व्हाइट टेल डिजीज, येलो हेड डिजीज, इनके बारे में हमने पढ़ा है। ऊपर क्रे फिश प्लेग आपका है, हेपेटोबैक्टर पैनिकी, इन्फेक्शियस हाइपोडर्मल एंड हेमाटोपोइटिक नेक्रोसिस, इन्फेक्टियस माइकोनेक्रोसिस। इनका क्या है कि सब बच्चे ध्यान रखेंगे, टोरा सिंड्रोम वगैरह का, ये बच्चे इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने क्या है कि आपको बताया। ये यहाँ पे क्या है कि आपका लिस्टेड नहीं था, लेकिन आप 2017 का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा, तो आपकी ओआई फिश डिजीज को भी पहचानना था आपको, और दूसरा ओआई लिस्टेड जो आपका है ये, इसकी फॉर्म भी बतानी थी ओआई की। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, आपकी ओआई से पता नहीं कौन कौन सी फुल फॉर्म बना दी गई थी, लेकिन इस फॉर एनिमल हेल्थ, ये इधर। तो इसका सब बच्चे ध्यान रखेंगे, ओआई लिस्टेड उसका ना, ओआई का, ठीक है। तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, इसका सब बच्चों को क्या है कि ध्यान रखना है। नेक्स्ट फिश इम्यूनोलॉजी की क्या है कि जो है ना, अब हम वहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो जो इम्यून रेस्पॉन्स है फिश में जनरली वो वेल डेवलप्ड और इंटीग्रेटेड क्या है कि आपका होता है, और वो क्या है कि आपका इवोल्यूराइज्ड क्या है कि आपका होता है, और एक तरीके से इंटरमीडिएट होता है किसके बीच में, हायर वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट्स के बीच में, ठीक है। तो जो आपका एक तरीके से इम्यून डिफेंस है फिश का, वो जो है ना दो टाइप्स में क्या है कि आपका डिवाइडेड है। फर्स्ट इज नॉन स्पेसिफिक इम्यून डिफेंस एंड सेकंड इज आपका स्पेसिफिक इम्यून डिफेंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन स्पेसिफिक इम्यून डिफेंस। तो आपका जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है उसको आप नॉन स्पेसिफिक डिफेंस के नाम से कहते हैं। जैसे आप आपकी बॉडी में पैथोजन एंटर करना चाह रहा था, और आपकी बॉडी के अंदर पैथोजन एंटर करना चाह रहा था, लेकिन आपकी स्किन बीच में आ गई, तो ये कौन सा जो है ना डिफेंस हुआ बच्चों? स्पेसिफिक। अरे ये स्पेसिफिक कैसे हो गया, ये नॉन नॉन। स्पेसिफिक इम्यून डिफेंस हो गया अगर। हाँ, और स्पेसिफिक तो एक्चुअली में तब हुआ ना, जैसे क्या है कि आपका पैथोजन था, आपकी बॉडी में एंटर कर गया, आपके ब्लड में एंटर कर गया, और पैथोजन जो भी, उसको एंटीजन समझ लो, अब बॉडी में जब चला जाता है तो एंटीजन हो जाता है। वो एंटीजन ने क्या करा कि जो है ना आपकी एंटीबॉडी सिक्रेट कर ली, एंड देन एंटीबॉडी सिक्रेट करके उस एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको इस तरीके से समझिएगा, आप हो फौजी, ठीक है, ठीक है, तो आप हो फौजी, तो फौजी को कहा जाएगा एंटीबॉडी। और जो आपके आतंकवादी हैं वो आपकी कंट्री में घुस गए हैं, तो आपने क्या कर दिया, आतंकवादी जो है वो है एंटीजन, और फौजी जो हुआ एंटीबॉडी हुआ। तो फौजी क्या करेगा, आतंकवादी को मारेगा, ठीक है, टेररिस्ट को मारेगा, एंड देन उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और फिर देश में कह देगा कि भाई सब कुछ जो है ना सही है। तो वही क्या है कि आपका होता है। अब जो
आपकी फेंसिंग होती है ना, फेंसिंग जो है ना, बॉर्डर पे फेंसिंग होती है ना, कि भाई जो है ना ऐसे थोड़ी होगा कि भाई एक लाइन खींची हुई होगी कि इधर का जो है ना इलाका हमारा, इधर का इलाका तुम्हारा, मतलब वो मुझे इतना तो नहीं पता, लेकिन इतना आइडिया होगा कि वहां पे फेंसिंग होगी, मतलब दीवार नहीं होगी तो कुछ ना कुछ वहां पे लगा होगा। तो वही आपका जो है ना, मतलब कोई आएगा तो वो दीवार कूदनी होगी, तो कुछ लोग उसको दीवार को कूद ही नहीं पाएंगे टेररिस्ट वगैरह। ठीक है। वो क्या है कि आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होगी, वो नॉन स्पेसिफिक इम्यून डिफेंस होगी। और जो आपने सर आवाज नहीं आ रहा है।